एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ EdExcel, जहां आपको एजुकेशन मिलती है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड देयर इज एजुकेशन विद डिसिप्लिन। सो अगर आप लोग डिसिप्लिन हैं और आप लोग कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए ही EdExcel जो है एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेके आया है, जिसमें आपको नीट का सारा ही कंटेंट मिलेगा और वो भी फ्री में। तो इसको यूज करिए, इसको जो है आप लोग अपने बेटर यूज के लिए करिए, क्योंकि आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे बेटा तभी हमारा रिजल्ट आ पाएगा। ठीक है, तो माई सेल्फ दीपाली, और आज हम स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली स्टार्ट तो नहीं, कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक जो कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में अभी तक हम लोगों ने क्या जाना है भाई, सेल प्रोटेक्शन है। सेल प्रोटेक्शन में मेरे पास दो कवरिंग आ जाती है, एक तो सेल वॉल, एक सेल मेम्ब्रेन। ये चीज हमने देख ली। सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, तो उसको एनिमल में मत ले आना कि मैम एनिमल एनिमल में भी सेल वॉल होती है, नहीं होती। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट सेल का। सेकंड हमने पढ़ा था कि भाई साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ ऑर्गेनल्स तैर ही रहे होंगे, तो ऑर्गेनल्स है। अब वो ऑर्गेनल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो वो ऑर्गेनल्स हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा है वो हमने ये पढ़े हैं कि सारी की सारी हमने वो ऑर्गेनल्स पढ़ी जिनके बाहर एक अपनी आप की लेयर थी। ठीक है, इनको हमने नाम दिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आपकी चार ऑर्गेनल्स आ रही थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स और लाइसोसोम। लाइसोसोम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लाइसोसोम में एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि जितना भी सुसाइडल बैग हम उसको कहते हैं ना, तो जितना भी वेस्ट आएगा या जितना भी फूड आएगा उस सबको डाइजेस्ट करने का काम कौन कर रहा है, लाइसोसोम। लाइसोसोम कई बार इतना भूखा हो जाता है कि उसको कुछ नहीं मिल रहा है खाने को, तो वो क्या करने लग जाता है, खुद की ही सेल को डाइजेस्ट करने लग जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोफेगी, सेल्यूलर ऑटोफेगी। ये सभी चीजें हमने लास्ट क्लास में मेंशन करी है। मैं थोड़ा सा एक रिकैप दे रही हूँ ताकि तुम लोग एक वे और एक कनेक्ट कर सको कि भाई लेक्चर पिछला और आज का उसमें कैसे हम एक कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था ईआर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरीके के थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बेटा जी। ठीक है, जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है सिस्टर्नी के ऊपर वो मेनली अपना किसके लिए है प्रेजेंट, मेनली जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सेकंड वाज SER, जो ट्यूब्यूलर और वेसिकल वाला पोर्शन बनाया जिसके ऊपर राइबोसोम है ही नहीं। अब जब जिसके ऊपर राइबोसोम ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो ग्रेन्यूलर तो दिखेगा नहीं, वो जो है एग्रेन्यूलर स्मूथ रहेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूं स्मूथ रहेगा, स्मूथ इन टेक्सचर, स्मूथ इन टेक्सचर, साथ ही साथ जो है वो राइबोसोम्स की प्रेजेंस नहीं होने के कारण ये लिपिड सिंथेसिस करता है। ठीक है, थर्ड वाज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स स्टोरेज बैग है कि जितनी चीजें आएगी दे ऑल कैन बी स्टोर्ड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स देखे थे, सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ये सब हमने देखा। नेक्स्ट वी स्टडीड ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से सिमिलर स्ट्रक्चर था टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और काफी पास में ही लोकेटेड रहती है। मतलब यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ गोल्जी प्रेजेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि गोल्जी का काम है मॉडिफिकेशन करना, उसमें डिलीवरी करना, ट्रांसपोर्टेशन करना और मॉडिफाई करना। भाई चीज को अच्छा दिखा के आगे पेश करना है, ऐसे तो ये लाया प्रोटीन, अच्छा एंडोप्लाज्मिक ने बना दिया, ऐसा का ऐसा ही दे दिया, नहीं। गोल्जी क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है कि यार मैं अपना इसमें एसेंस डालता हूँ, कुछ ना कुछ बेस्ट चीज बनाऊंगा, ये चीज। ठीक है, तो ये हमने चार ऑर्गेनल्स पढ़े बेसिक्स, और ये ऑर्गेनल्स हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंडर में पढ़े। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी जिनके बाहर अपनी एक लेयर होगी। ठीक है, आज हम कुछ और ऑर्गेनल्स की बात करेंगे और उन ऑर्गेनल्स के एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि वो ऑर्गेनल्स का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी कि उनके बाहर एक आउटर लेयर तो है ही, अंदर इनर लेयर एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स में आज हम देखेंगे, ये अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सिर्फ प्लांट सेल में प्लास्टिड मिलता है, राइबोसोम्स और न्यूक्लियस। चलो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सॉसेज शेप्ड स्फेरिकल ओवल पियर शेप्ड सिलेंड्रिकल और फिलामेंटस स्ट्रक्चर। बना के देखते हैं भाई क्या बोलना चाह रहा है। हर ऑर्गेनल का हमने बनाया है डायग्राम।
तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ही पढ़ो, नहीं तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये किसका डायग्राम है, प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी और समझ में तो बिल्कुल ही नहीं आ पाएगा। और जितने बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि मैम हम क्यों बनाएं, और जो ड्रॉपर है कि मैम हमको क्यों बनाने को बोल रहे हो, हमसे मेहनत मत कराया करो, तो बेटा अगर आप बनाओगे नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बस बात इसी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो तुम लोग ऐसे ही रह जाओगे। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, हमने ये चीज सुनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। सुना है ना? कितने बच्चों ने ये चीज सुनी है, या ये एकदम ही नया है कि अरे मैम ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो नाम ही पहली बार सुन? बेटा जी एक सेल ऑर्गेनल है, तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। 11th जितनी आएगी ना तुम्हारी, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही होगी ये 9th को। जितनी तुम्हारी 11th है वो पूरी 11th तुम्हारी 9th को कनेक्ट करेगी, और जितनी तुम्हारी 10th है वो सारी की सारी तुम्हारी 12th को कनेक्ट करेगी। मतलब जो उसके अंदर हम पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, इवोल्यूशन, ये सारी चीजें तुम्हारे 12th के अंदर आने वाली है। जितनी चीजें हम लोग 9th में पढ़ते हैं, सेल, टिश्यू, ये सारी चीजें तुम्हारे 11th के अंदर आने वाली है। तो ये दो क्लासेस होती है कुछ कुछ कॉन्ट्ररी, जो एक दूसरे से मैच करती है। तो हमने इनके बारे में सुना है, तो हमने सेल के बारे में हमने सुना है ना? चलो, ये हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। सॉसेज शेप है। सॉसेज क्या होता है कि दो ऐसे ना, ऐसा ब्रेड टाइप होता है लोफ, और बहुत बड़ा होता है ब्रेड का लोफ, और उसके बीच में एक कुछ रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, मतलब नॉन वेजिटेरियंस यूजुअली मीट और वो पीस रखते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो सॉस वगैरह डाल के, और फिर उसको पैक करके और उसको खाया जाता है। तो ये कुछ उसी तरीके का सिमिलर स्ट्रक्चर दिखता है हमको, सॉसेज शेप। सॉसेज शेप स्ट्रक्चर है, प्लस मेन बात जो हमको ये देखनी है वो ये है कि अगर मैं इसके बाहर सेल बनाऊं ना बेटा जी, मान लो ये तुम्हारी या ये प्लांट की सेल है, तो तुम ये देखोगे कि बाहर एक एडिशनल लेयर है, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी है जो इसको प्रोटेक्ट करेगा, पर इसके पास अपनी खुद की अलग मेम्ब्रेन है, और वो भी कितनी? दो। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उनमें एक मेम्ब्रेन थी, और वो भी क्यों थी कि वो उनका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को अलग कर रही थी। मतलब यार अगर मैं एक मेम्ब्रेन भी नहीं बनाऊं, मान लो मैंने वैक्यूल की टोनोप्लास्ट नहीं बनाई, अब टोनोप्लास्ट नहीं बनाई उससे दिक्कत क्या होगी कि वो वैक्यूल की आउटर मोस्ट लेयर तो है ही नहीं। जब आउटर मोस्ट लेयर ही नहीं है तो कंटेंट तो बाहर आ सकता है ना, ये तो रिस्क है। तो इसीलिए एक लेयर तो बनना जरूरी है। दूसरी, यहां दो दो लेयर क्यों मैडम? यहां दो दो लेयर क्यों? ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव। यस ऑफ कोर्स, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव रहते हैं। इसके लिए, इसको समझने के लिए कि भाई यहां ही दो लेयर क्यों, क्यों प्लास्टिड में दो लेयर, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया में दो लेयर, इसके लिए आपको एक थ्योरी समझनी पड़ेगी। एक थ्योरी जिसका नाम है एंडोसिम्बायंट थ्योरी। एंडोसिम्बायंट थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से एक बहुत पुरानी बात कहते हैं ये थ्योरी, बहुत ज्यादा पुरानी, मतलब जब सेल्यूलर स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहे थे, ठीक है, हमको सिर्फ एक ही सेल के बारे में पता था, दैट वाज प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, तो ये थ्योरी के हिसाब से सारी ही सेल पहले सिर्फ प्रोकैरियोटिक ही होती थी। all the cells used to be earlier, all the cells used to be prokaryotic in nature। प्रोकैरियोटिक यानी जिनके बाहर कोई लेयर नहीं है, कोई न्यूक्लियस के बाहर आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस ऐसे डबल स्ट्रैंडेड बस वो हुक के साथ अटका पड़ा है। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये स्ट्रक्चर्स अपने आप में डिवाइड भी कर सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल इज डिवाइडिंग सेल। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से बनाएगा नहीं क्या? एक बैक्टीरिया से रेप्लिकेट होता है ना बेटा, एक बैक्टीरिया है वो दूसरा बैक्टीरिया बनाएगा, फिर तीसरा, वो ऐसे टूटता जाता है। मैंने बताया था मीसोसोम के ऊपर रखा रहता है अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर, डिवाइड करती है दोनों सेल्स। ये प्रोसेस चलेगा, पर अब बात ये आई कि जितनी प्रोकैरियोटिक सेल है सभी में ये चीज चलेगी। ठीक है, सारी ही प्रोकैरियोटिक सेल जो होंगी वो अपने आप में डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रखती है।
दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लिखते जाते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाज एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर आप देखोगे तो हमारा जो बैक्टीरियल सेल हमने बनाया था फर्स्ट पेज, है ना, जिनको याद नहीं आ रहा फर्स्ट पेज निकाल लो जल्दी से नोट्स के, उसमें हमने ये देखा था कि बाहर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, अंदर सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, हमने प्रोटेक्टिव लेयर्स इसको दी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने इसके बाहर है ना कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर रखी नहीं, तो हमने इसको एडिशनल लेयर दी है अपनी, तो इसके पास अपनी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, यानी अपनी खुद की प्रोटेक्टिव लेयर होगी। सो प्रेजेंस ऑफ एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर, ये चीज भी है, एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर भी है कि भाई एक लेयर जरूरी है। थर्ड इज कि हमने ये चीज देखी थी कि भले ही वहां पे जितना न्यूक्लियस कंटेंट है वो भले ही ऐसे सिंपल ऐसे बस टंगा हुआ हो, बट स्टिल देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर। अभी भी प्रेजेंस तो है ना, प्रेजेंस थोड़ी ना हमने हटा दी है। सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंडेड मतलब डीएनए का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिखता है बेटा, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उसके, ठीक है, 2 धागे होते हैं। नेक्स्ट कि यहां हमने देखा था कि है ना ये अपने आप का प्रोटीन खुद ही बना रहा था, याद है, प्रोकैरियोटिक सेल अपना खुद का प्रोटीन बना सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पास कौन से राइबोसोम्स होते हैं, इसके पास राइबोसोम्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ (70S) राइबोसोम्स, याद आया? S was your sedimentary coefficient. सेडिमेंट्री कोफिशिएंट जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे थे, S was the sedimentary coefficient, जहां आके वो चीज रुक गई कि वो गड़ 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 घूमना, that all the process stopped। ये चीज हुई है, हमने देखी अपनी आंखों के सामने। तो 70S राइबोसोम्स की प्रेजेंस है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है देखना एक बार। पहला कि प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स बता रही हूँ, है ना, एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड, सेल मस्त डिवाइड कर रही है अपने आप में। प्रेजेंस ऑफ एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर कि भाई एक एडिशनल लेयर होगी, जैसे सेल वॉल है या खुद की कुछ लेयर होगी। प्रेजेंस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर, भले ही उसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो पर डीएनए स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। फोर्थ इज कि प्रेजेंस ऑफ 70S राइबोसोम्स, राइबोसोम है जो प्रोटीन फैक्ट्री इसकी है, वो अपने आप की प्रोटीन फैक्ट्री बनाए बैठा है, इसको किसी दूसरे की प्रोटीन फैक्ट्री की जरूरत ही नहीं है, खुद की बना के बैठा है मस्त। तो हुआ क्या है बेटा जी कि एंडोसिम्बायंट थ्योरी ये कहती है कि ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने प्रोकैरियोटिक सेल में देखे, ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक हम पुरानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में देखा करते थे। इतना बड़ा सेंटेंस बोल दिया मैम आपने, कंफ्यूज्ड? एक बार वापस बोलती हूँ, जितने कैरेक्टर्स हम प्रोकैरियोटिक सेल में देखा करते थे वो हमने पुरानी माइटोकॉन्ड्रिया और पुराने क्लोरोप्लास्ट, पुराने प्लास्टिड के अंदर सेम स्ट्रक्चर देखा। यानी अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायंट थ्योरी ये बात बोली जाती है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, हमारा जो प्लास्टिड है, ये ऑर्गेनल्स ऐसी हैं जो कि पहले अकेले रहना पसंद करती थी, सोलिटरी थी, अकेले, यानी मैं कह सकती हूँ प्रोकैरियोटिक के जैसे रहती थी, मस्त, किसी से बाउंडेशन नहीं, किसी का कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना मस्त। जब प्रोकैरियोट्स इवॉल्व थे, प्रोकैरियोटिक सेल ही बनी हुई थी, तो उस टाइम पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये ऐसी ऑर्गेनल्स थी जो कि दूसरे से बंधी हुई थी ही नहीं, ये अपने आप इंडिपेंडेंट थी, ये अपना इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर था। क्यों था? क्योंकि इसके अंदर अपनी एडिशनल लेयर है, देखो चारों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, अभी देखना दिखाती हूँ। अपनी एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर है, अपने राइबोसोम्स हैं, ये बीच बीच में दिख रहे हैं ब्लू कलर के डॉट्स बनाए मैंने, पिंक वाले नहीं ब्लू वाले देखना, राइबोसोम्स है,
अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर है और इसके पास खुद की डिवाइडिंग एबिलिटी थी। ठीक है, सेम गोज विथ प्लास्टिड, अभी हम प्लास्टिड पढ़ेंगे उसमें भी हम ये चीज देखेंगे। तो हुआ क्या, ऐसा बोला जाता है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है, क्या पता वो भी पहले प्रोकैरियोटिक होते हैं यार, प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं। मतलब इट वाज लॉन्ग टाइम अगो की कहानी है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यूज्ड टू बी अ प्रोकैरियोटिक सेल, बट आफ्टर द इवोल्यूशन यूकैरियोटिक सेल आया। ठीक है, अभी तक ये सारे प्रोकैरियोटिक अपना जीवन जी रहे थे। सडनली एक एंट्री होती है नए सेल की, जो कि है हमारा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ने क्या बोला कि भाई मेरा ऐसा सेल नहीं है तुम्हारे जैसा, मैं भी डिवाइड करता हूं प्रॉपर वे में, मैं भी, मेरे पास भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, न्यूक्लियस में बाउंडेड, मेरे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर है, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, मेरे पास खुद का प्रोटेक्टिव एनवेलप भी है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। पर मेरे को अंदर की ऑर्गेनल्स के लिए कोई एडिशनल ऐसा जरूरत नहीं पड़ी कि मैं अलग 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 लेयर्स बनाऊं, उसकी जरूरत अभी तक नहीं पड़ी। ठीक है, और मेरे पास भी राइबोसोम्स है, और कौन से हैं, 80S है। राइबोसोम तो मेरे पास भी है, यूकैरियोटिक सेल ने बोला मेरे पास भी राइबोसोम है, पर कैसे राइबोसोम है, 80S राइबोसोम है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसने क्या देखा कि यार माइटोकॉन्ड्रिया जिससे एनर्जी बन सकती है, क्लोरोप्लास्ट जिससे कलर आ सकता है प्लांट में, या प्लास्टिड्स जिससे कलर आ सकता है प्लांट में, उसको क्यों ना मैं अपनी सेल में ले आऊं। समझना बात। तो यूकैरियोटिक सेल ने क्या उनको बोला, एक ऑफर दिया कि भाइयों तुम मेरे साथ काम कर लो। ठीक है, तुम्हारा जो जितना भी स्ट्रक्चर है, आई नो इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन तुम्हारी अपने आप की स्ट्रक्चर, तुम्हारा लेयर है, पर तुम लोग अगर अकेले अकेले घूमोगे ना तो तुम लोग ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को सिर्फ बेचारे को एनर्जी फॉर्मेशन ही आता था और वो कुछ नहीं कर पाता था। तो उसने बोला कि यार तू है ना मेरे पास आ जा, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है कि मैं तुमको दिखा सकता हूं। यूकैरियोटिक सेल ने ऐसा बोला कि भाई अगर माइटोकॉन्ड्रिया मेरे साथ मिल जाता है तो मेरी सेल एनर्जी बना सकती है, अगर यूकैरियोटिक सेल के साथ प्लास्टिड मिल जाते हैं तो प्लांट सेल कलर इंपार्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को अपने साथ ले लिया अपनी टीम में, सॉर्टेड। ठीक है, उसके बाद दिक्कत ये आई कि भाई यार माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए था, अभी तक वो खुद का मन का मालिक था कि यार मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। ठीक है, सेम गोज विथ प्लास्टिड, प्लास्टिड के पास भी खुद का डीएनए है। पर अब बात ये आती है कि जब आप यूकैरियोटिक सेल के साथ मिल गए, यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो आपको मॉनिटर करने वाला है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो आपको मॉनिटर करेगा। तो इसीलिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन और आफ्टर so many time when species got evolved, ये देखा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया एकदम करेक्टली अब फिट हो चुका है यूकैरियोटिक सेल में। हालांकि उसका खुद का डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया कैन स्टिल रेप्लिकेट, पर अब उसमें इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि अब उसकी शक्तियां बेचारी की वो हो गई ना, सप्रेस हो गई एक न्यूक्लियस से, इसीलिए। ठीक है, बट स्टिल प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके खुद के पास अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो? तो एंडोसिम्बायंट थ्योरी के हिसाब से दीज ऑल दी एबिलिटीज विच वर प्रायर कि ये सिर्फ हमको प्रोकैरियोटिक सेल में दिखती है, वाज नो मोर करेक्ट, क्योंकि ये सारी एबिलिटीज हमको कुछ ऑर्गेनल्स में भी दिखी। ठीक है, ये अलग बात है कि अब हम उनको ऑर्गेनल बुला रहे हैं, पहले ये प्रोकैरियोट्स बोला जाता था इनको ही। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वाज यूज्ड टू बी अ प्रोकैरियोट, प्लास्टिड्स यूज्ड टू बी अ प्रोकैरियोट। फिर ये उनके गैंग में आ गए, किसकी, यूकैरियोटिक सेल की, और ये उनके लिए काम करने लग गए। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल ने बोला भाई इंसान है, एनर्जी तो बनानी पड़ेगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया ने बोला मैं बना देता हूँ। प्लांट है, कलर तो देना पड़ेगा, प्लास्टिड ने बोला भाई मैं दे देता हूँ, और बोल। ठीक है, सो एवरीवन गॉट द फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया को अपना मिला, प्लास्टिड को अपना मिला। अब हम इनको नहीं बोल सकते कि ये जो है वो पुरानी, या मैं कह सकती हूँ ये अपनी कौन सी सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल है, अब नहीं बोल सकती मैं ये बात, क्योंकि अब इतना इवॉल्व हो चुका है सेल कि अब वो इतना ज्यादा जुड़ चुके हैं ना इसी सेल में, कौन सी, यूकैरियोटिक सेल में इतना ज्यादा जुड़ चुके हैं कि अब हम उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई आप पहले प्रोकैरियोटिक हुआ करते थे भाई साहब, आजकल दिखे नहीं, आप डिवाइड करते हैं, अब नहीं बोल सकते तो। ठीक है, अब वो उसके साथ मिल चुका है। तो ये चारों ही चीजें वर सिमिलर इन
features were mitochondria and plastids। ये सिमिलर फीचर्स जो हम देखते थे कि प्रोकैरियोटिक सेल के, प्रोकैरियोटिक सेल्स सिमिलर फीचर्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स फीचर्स वर सिमिलर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। और ये बात बोली गई थी एंडोसिम्बायंट थ्योरी के थ्रू। क्लियर है बात यहां तक? कोई डाउट, दिक्कत? जितनी प्रोकैरियोटिक सेल थी उनके जैसा सा हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर लाइक दिस। चलो अब इसकी मार्किंग देखते हैं। ठीक है, अब तुमको मार्किंग आसानी से समझ में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अब तुमको समझ में ये आ गया है कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी इसके पास दो मेम्ब्रेन तो है, ये तो हमको पता लग गया। दो मेम्ब्रेन कौन सी हो गई? पहली तो हो गई ये, आउटर मेम्ब्रेन, और ये अंदर इनर मेम्ब्रेन। जी लिख लो इसको, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, साथ में मार्क कर लूंगी आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। पर तुम ये देखो कि आउटर तो फिर भी कंटिन्यूअस है कि हाँ ये ओवल शेप बना रही है, इनर वाली ना कुछ कुछ जगह पे फोल्डेड है। ठीक है, कुछ कुछ जगह फोल्डेड है, तो हम इसको लिखते हैं इनर मेम्ब्रेन एंड इज फोल्डेड। फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन है, फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन यानी ये जहां पे फोल्ड बना रही है, इस फोल्ड को हम कहते हैं क्रिस्टा। इस फोल्ड को हम कहते हैं क्रिस्टा। सो क्रिस्टास वो होते हैं जो एक फोल्ड बनाएंगे बेटा जी, ये फोल्ड है क्रिस्टा। ठीक है, ये जो अंदर की तरफ घुमाव है ना, ये क्रिस्टा है, और ये इनर इनर मेम्ब्रेन ही है जो फोल्डेड है। बट ऑब्वियसली बात है कुछ मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड को हमने नाम दे दिया क्रिस्टा। अब तुम देखोगे हर क्रिस्टा पे एक 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 ऊपर प्रोट्यूडिंग्स है, इन प्रोट्यूडिंग्स को हम कहते हैं ऑक्सीसोम्स। ऑक्सीसोम्स F1 F0 पार्टिकल्स। अरे चल जा भाई, F1 F0 पार्टिकल्स। F1 F0 पार्टिकल्स काम क्या आएंगे, ये हमको पढ़ाया जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, हम ये इसकी बात रेस्पिरेटरी सिस्टम में करेंगे क्योंकि यहां से ही एनर्जी बन रही है। ठीक है, एनर्जी बनना, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन दी यूकैरियोटिक सेल इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक, तो हम ये प्लांट रेस्पिरेशन में प्लांट ग्रोथ, हमारा जो प्लांट फिजियो आएगा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे नाम आएगा ये ऑक्सीसोम F1 F0 पार्टिकल, जो कि हेल्प करता है आपको रेस्पायर करने में, आपको एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर ये हो जाता है बेटा कि जितने आपके क्रिस्टा होंगे, समझना, जितनी तुम्हारी अंदर 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 फोल्डिंग होगी उतने ज्यादा ऑक्सीसोम होंगे, उतने ज्यादा F1 F0 पार्टिकल्स होंगे, और जितने ज्यादा F1 F0 पार्टिकल्स होंगे उतना ही क्या होगा, बहुत अच्छा उनमें रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, जितने ज्यादा फोल्डिंग उतने ज्यादा क्रिस्टा, जितने ज्यादा क्रिस्टा उतने ज्यादा F1 F0 पार्टिकल, जितने ज्यादा और जितने अच्छे F1 F0 पार्टिकल्स उतना ही अच्छा बॉडी का रेस्पिरेशन। तो सेल जो है आराम से और बहुत अच्छे से रेस्पायर कर सकती है, कंप्लीट फुल्ली रेस्पायर कर सकती है। ठीक, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अब इसके अंदर मार्क करते हैं सबसे पहले कि इसका, क्योंकि मैंने क्या बताया ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी ये सेल मस्त अपने, इसका कोई साइटोप्लाज्म नहीं था पर कुछ तो था अंदर, फ्लूइड। उस फ्लूइड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। जहां पे ये सारी चीजें अभी भी प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं
मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज द फ्लूइड कैविटी। जैसे अपना साइटोप्लाज्म है ना, अब तो ये साइटोप्लाज्म के साथ मिल गया, पहले साइटोप्लाज्म तो था नहीं, तो जब साइटोप्लाज्म नहीं था तो उस टाइम पे इसके पास कौन था, इसके पास था अपना मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसका साइटोप्लाज्म है तो ये भी प्रोकैरियोटिक से इवॉल्व ही ना, तो इसका साइटोप्लाज्म इज मैट्रिक्स। चलो अब बात करते हैं, ये जो ब्लू ब्लू मैंने डॉट्स बनाए हैं, इन डॉट्स को हम कहते हैं राइबोसोम्स। और स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो ये कौन से राइबोसोम्स होंगे, कौन से राइबोसोम्स होंगे, 70S 70S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम्स, क्यों 70S, क्योंकि इनका सेडिमेंट्री कोफिशिएंट वाज 70। थोड़े डार्क बना देती हूँ ना दिखे तो, ठीक है। अब पूरे उसमें फैले हुए हैं, पूरे मैट्रिक्स में फैले हुए हैं ये राइबोसोम्स, ठीक है। चलिए अंदर और देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, ये इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर। भाई मस्त पैकी डीएनए स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। मार्किंग देखें एक बार वापस, सबसे पहला इज आउटर मेम्ब्रेन, सेकंड इज इनर मेम्ब्रेन, पर इनर मेम्ब्रेन कुछ कुछ जगह पे फोल्डेड है, कंटिन्यूअस नहीं है, कुछ कुछ जगह फोल्ड हमको दिखेंगे। उन फोल्ड्स को हम क्रिस्टा कहते हैं, सिस्टरने और इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देन क्रिस्टा जो है, क्रिस्टा कहीं मतलब जहां जहां फोल्डिंग्स है, या मैं बोल सकती हूँ अंदर वाला जितना मैट्रिक्स है, फ्लूइड है, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। फिर उसके बाद आते हैं कि ये कुछ पार्टिकल्स जो प्रोट्यूडिंग्स है, एक्स्ट्रा प्रोट्यूडिंग्स है, किसके ऊपर, इसी क्रिस्टा के ऊपर, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीसोम F1 F0 पार्टिकल्स। ये हम रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ेंगे ही, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है अंदर हमारा 70S राइबोसोमल स्ट्रक्चर, जो कि हमारे पास 70S राइबोसोम्स का प्रेजेंस दिखाता है। और लास्ट आता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर रहता है। किसका, किसका स्ट्रक्चर है ये, माइटोकॉन्ड्रिया का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स, F1 F0 पार्टिकल्स। एक चीज और होती है, शायद कई बुक्स में मार्क्ड होगी, वैसे थोड़ी सी एडिशनल है, यहाँ पे ना एक जैसे स्पेस को हम कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। लिखना चाहो तो तुम लोग लिख भी सकते हो, यहाँ मैं सोच रही हूँ लिख दूं। यहाँ देखो, एक तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच की जो स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अरे यार, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, it is the space between outer and inner layer, outer and inner mitochondrial layer, ठीक है। folded is क्रिस्टा, क्रिस्टा इज दोस फोल्डिंग्स, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर रहता है बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। चलो अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक एक चीज इसमें और ये बताती हूँ, यहां तक समझ में आया ना कि जितनी भी हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है, उनके जैसे से फीचर्स हमको पहले माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दिखाते थे, इसीलिए वी कंसीडर्ड दीज एज कि ये भी भाई प्रोकैरियोटिक ही हुआ करते थे,
ठीक है, दे यूज टू बी अ प्रोकैरियोटिक सेल। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब ये सारी चीजें तो चली रही थी एंडोसिम्बाइंट थ्योरी, हम इनको एक और नाम दिए ऑटोनॉमस एंड वर कॉल्ड, ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है, प्लास्टिड्स एंड वर कॉल्ड एंड वर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स। संधि विच्छेद खोल के देखेंगे हम इसको क्या बोलना चाह रहा है। सेमी ऑटोनॉमस मतलब कि ये है ऑटोनॉमस, तो समझो पहले तो ऑटोनॉमस मतलब जो खुद का काम खुद कर सके, किसी की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, किसी की जरूरत नहीं है, ये खुद का काम खुद कर सकता है, ऑटोनॉमस ये हो गया। सेमी ऑटोनॉमस मतलब कि भाई मैं आधा अधूरा खुद का काम खुद कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट हूं। सेमी ऑटोनॉमस मतलब मैं काम तो कर सकता हूं पर थोड़ा बहुत, ठीक है, काम तो कर सकता हूं पर थोड़ा बहुत, आई एम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स को। क्लियर? ओके, सो दीज ऑर्गेनल्स वर नोन एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स, कि भाई ये अपना काम तो कर सकते हैं पर आधा अधूरा कर सकते हैं, ठीक है, हम इनको कंप्लीट ऑटोनॉमस नहीं बोल सकते। मैं प्रोकैरियोटिक सेल को ऑटोनॉमस बोल रही हूँ, मैं यूकैरियोटिक सेल को ऑटोनॉमस बोल रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोनॉमस नहीं बोल सकती, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, ऑर्गेनल भी जुड़ रहा है इसके आगे, ठीक है, इट्स नॉट अ परफेक्ट सेल। चलो अब हम थोड़ा सा रीड करते हैं क्या बोलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एज अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कैसे है ये ऐसी। इन माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, पहला चीज कि इसके पास डीएनए है, आरएनए है, 70s राइबोसोम्स की प्रेजेंस है एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। राइबोसोम चाहिए इसको, तो राइबोसोम है इसके पास, बस बात खत्म, यही चाहिए था, ये है इसके पास, ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया अराइज बाय ग्रोथ एंड डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किससे ग्रो हो सकता है? एक प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से। भाई मैं क्या बताई, एबिलिटी टू डिवाइड, है ना, अपने आप को तोड़ के दो नई बॉडी फॉर्म कर लेगा, दो नई सेल फॉर्म कर लेगा, दिस इज एबिलिटी टू डिवाइड। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही कैपेबिलिटी है, जैसे प्रोकैरियोट्स में ये थी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है तो वो सेमी ऑटोनॉमस ना, तो कुछ तो दिखाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, अब टूटता भी कैसे है? फिजन से। फिजन आप लोगों ने पढ़ा है और आप लोग आगे भी पढ़ोगे। फिजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसमें फिजन मतलब होता है टू ब्रेक, टू ब्रेक चीज का टूटना, ठीक है, तो दो पार्ट्स में जब कोई चीज टूट जाती है उसको हम कहते हैं फिजन। जब सिर्फ दो ही पार्ट्स में टूटे तो उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन, जब बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स में टूटे तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ये एनर्जी बनाएगा। अभी मैंने क्या बताया कि रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम, F1 F0 पार्टिकल्स काम आएंगे, ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन में जब काम आएंगे तो रेस्पिरेशन यानी एनर्जी फॉर्मेशन, तो यहाँ पे भी लिख लो ताकि तुम लोग इसको पढ़ोगे तब भी भूलोगे नहीं। हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, F1 F0 पार्टिकल एनर्जी फॉर्मेशन रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा है। सोच के देखो, इसीलिए तो इसको पावर हाउस ऑफ सेल कह रहे हैं कि भाई इसके बगैर काम ही नहीं चल पाएगा, दिस इज मेन। नेक्स्ट अल्ट्रास्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का देखें, सबसे पहले मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर,
आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वेयर एज इनर मेम्ब्रेन में दिक्कत है, इनर मेम्ब्रेन इज इनफोल्डेड इनटू क्रिस्टा। ये वर्ड याद रखना है, इनफोल्डेड इनर मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टा। सो क्रिस्टा क्या है? फोल्डिंग्स। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? स्मूथ है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिस्टा इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। भाई जितने ज्यादा क्रिस्टा, मैंने क्या बताया, जितना ज्यादा क्रिस्टा होगा उतने ज्यादा ऑक्सीसोम F1 F0 पार्टिकल होंगे, उतना ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन, इतना ज्यादा रेस्पिरेशन, ये चीजें पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया हम किसको बोल रहे हैं? जिसमें क्रिस्टा ज्यादा है, जिसमें वो फोल्ड ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट, मैट्रिक्स इज द ग्राउंड मटेरियल और द स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एक ग्राउंड मटेरियल, ग्राउंड मटेरियल यानी जिसके ऊपर सारी चीजें रखी है। ठीक है, अगर तुम देखते हो कि जैसे हमारी सेल में साइटोप्लाज्म है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना मैट्रिक्स है, फ्लूइड है। ये ऐसा फ्लूइड है मैट्रिक्स जो कि जिसके अंदर सारी ही चीजें रखी हुई है, जैसे कि राइबोसोम है जिसके अंदर F1 F0 पार्टिकल है, जिसके अंदर वो क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर है, सारी चीजें इसके अंदर ही घूम रही है। ठीक है, नेक्स्ट, एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम या F1 F0 पार्टिकल। ठीक है, The stalked bodies present on the crista of mitochondria are called elementary particle. इनको हम elementary particle भी बोलते हैं, जिसको हमने ऑक्सीसोम F1 F0 पार्टिकल किया उसको elementary particle भी बोला जाता है साथ में। ठीक है, ये जो एनर्जी प्रोडक्शन में काम आएंगे। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सीसोम, आई गया है नाम, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीसोम। फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का देखो, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एनएरोबिक, दो तरीके की रेस्पिरेशन पढ़ी थी, है ना? कौन सी क्लास में? मैं बहुत पुरानी बात हो गई, अब नहीं पढ़ी। दो तरीके की रेस्पिरेशन होती है, याद रखो, एनएरोबिक, एरोबिक। एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, एनएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो हम यीस्ट में देखते हैं, मसल सेल में देखते हैं। ठीक है, जहां पे उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, किसकी? ऑक्सीजन की। तुमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन से ही रेस्पिरेशन कंप्लीट हो सकता है। एक्ट एज द पावर हाउस ऑफ सेल और द स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल। भाई यही सारा काम करेगा। ठीक है, यही सारा काम करेगा, पावर हाउस है, इसके अंदर एनर्जी फिल्ड है और उसी एनर्जी से बॉडी मूव कर पाएगी। चले आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया आप सभी को? चलिए अब बात करते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर पाई हमेशा प्लांट बॉडी में ही जाएगी। ठीक है, हम जानते हैं प्लास्टिड एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, बट ये पाया कहाँ जाता है? सिर्फ प्लांट सेल में। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट प्लास्टिड्स, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, बना के देख लेते हैं भाई थोड़ा। थोड़ा सा इसको 3D इमेजिन करना। ठीक है,
है। मार्किंग शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके का हमारा प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। आई नो इट्स नॉट दैट ब्यूटीफुल बट स्टिल एक आपको ओवरव्यू समझ में आएगा कि कैसा दिखता है। सबसे पहली बात तो ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, इस बात का ध्यान रखेंगे कि सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है प्लास्टिड, क्योंकि कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है। तुम नहीं हो ग्रीन कलर के, तुम नहीं हो येलो कलर के, ब्राउन कलर के, ब्लू कलर के, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के तुम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्लास्टिड नहीं है। प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कलर को इम्पार्ट करेगा, ठीक है। दिस इम्पार्ट्स कलर, इम्पार्ट कलर, ठीक है, कलर इम्पार्ट करेगा ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि अब इस स्ट्रक्चर में थोड़े से लेबलिंग देखते हैं। सबसे पहला ये आउटर लेयर, आउटर लेयर। नेक्स्ट ये जो येलो से बनाया है इनर लेयर। आउटर लेयर जो होती है अगेन, क्योंकि दो लेयर मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि दो ही प्रेजेंट होगी बेटा जी, ठीक है, दो ही लेयर प्रेजेंट होगी। क्यों दो होगी? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये भी क्या है, एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, अभी हमने बात करी थी ना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया वी हैव डिस्कस्ड सो फार, अब हम बात करेंगे प्लास्टिड्स की। चलो, तो प्लास्टिड्स को देखो, प्लास्टिड्स के अंदर आउटर लेयर है, इनर लेयर है। नेक्स्ट ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है इसको ध्यान से समझना। ये एक कॉइन को हम कहते हैं, इस एक कॉइन को हम कहते हैं थाइलेकोइड। इस एक कॉइन को, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर को हमने, एक डिस्क को हमने कहा है थाइलेकोइड। अगर मैं इसका स्टैक देखूं, ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ थाइलेकोइड, ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड, इसको हम नाम देंगे ग्राना। सिंगुलर अगर होगा तो ग्रानम, नहीं तो ग्राना। ग्राना इज ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड, ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड। अगर स्टैक ऑफ थाइलेकोइड, ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड की बात करूंगी तो उसको हम कहेंगे ग्राना, सिंगुलर इज कॉल्ड ग्रानम। सिंगुलर इज कॉल्ड ग्रानम, और ग्राना और प्लूरल बहुत सारे हैं क्योंकि यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है कि ये सारी चीजें प्रेजेंट कहाँ है, अंदर इसके भी फ्लूइड है। अब इसके उसके फ्लूइड को मैट्रिक्स बोल दिया, इसके वाले को मैट्रिक्स तो बोलेंगे नहीं, कुछ और नाम लाओ। तो कुछ और नाम क्या रख देते हैं हम लोग, कुछ और नाम हम रख देते हैं। इसका फ्लूइड जो होगा उसको कह देते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा इज दैट फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ प्लास्टिड। फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड का जितना फ्लूइड कंटेंट है उस पूरे फ्लूइड को हम कहेंगे स्ट्रोमा, ठीक है। ये थैलेकॉइड है जिसके अंदर लाइट रिएक्शंस कंप्लीट होती है, और स्ट्रोमा है जिसमें डार्क रिएक्शन होती है। अब बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि मैडम क्या होता है लाइट और क्या होता है डार्क रिएक्शन। ये आप लोग पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन, जो जितना प्लांट फिजियो है ना उसके अंदर यही ऑर्गेनल्स हैं जो काम करेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। लाइट रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन होगा, केल्विन साइकिल होगा, C3C4 पाथवे, क्रेब्स साइकिल, ये सब पढ़ेंगे,
ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि थैलेकॉइड एक स्ट्रक्चर होता है, एक कॉइन है, और ऐसा देखा होगा तुम लोगों ने, मेरे पास अभी कॉइन नहीं है, एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन, एक कॉइन ऐसे स्टैक बना देते हैं, अरेंजमेंट, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, हम ऐसा रखते जाते ना, कॉइल मतलब एक लेयर बनाते जाते हैं, उसको हम स्टैक कहते हैं, एक पाइल कर देते हैं हम। तो इसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड और स्टैक ऑफ थैलेकॉइड, ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड और स्टैक ऑफ थैलेकॉइड, एक पूरा असेंबली है, टिक 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 टिक, एक पूरा बना हुआ है। ठीक, ये ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड या स्टॉक ऑफ थैलेकॉइड, जिसको हम ग्राना बोलते हैं। ग्राना का एक पोर्शन अगर मैं देखूं, दैट इज थैलेकॉइड। मैट्रिक्स स्ट्रोमा है इसका, इस बार नाम हमने अलग रखा है। अंदर फिर से वही राइबोसोम्स, और कौन से होंगे, 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट है ही। फिर उसके बाद आता है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर। तो ये आपके 70s राइबोसोम्स हो गए, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर हो गया। ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर रहती है। अब इसमें भी एक पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस था, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट स्पेस, बीच का, ये बीच का स्पेस है। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर रहता है बेटा जी, किसका, प्लास्टिड का। हमारे अंदर नहीं है, प्लांट सेल के अंदर ही रहता है। याद रखना इस चीज को, अगर तुम लोग भूल गए ना, बस फिर तो खेल ही खत्म, फिर तो खेल ही खत्म। क्या है मैम ये हम तो स्ट्रक्चर ही भूल गए, काम ही चलो खत्म कर दिया, आधा कर दिया तुम लोगों ने फिर तो काम। चलिए अब हम प्लास्टिड्स को देखते हैं, अब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं ना, फिर तो क्या आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो प्लास्टिड्स आर कलर इम्पार्टिंग, दीज आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, लार्ज है, दे बेयर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, पिगमेंट्स है दस इम्पार्टिंग अ स्पेसिफिक कलर, कलर्स दिखा रहा है ये टू द प्लांट्स, ओनली स्पेसिफाइड टू द प्लांट्स, ये चीज को याद रखना है, इट इज स्पेसिफाइड टू द प्लांट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, इसकी भी एक हम बनाते हैं टेबल। प्लास्टिड्स सबसे पहले आपके पास आता है क्लोरोप्लास्ट, देन इज योर क्रोमोप्लास्ट, फिर उसके बाद आएगा ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। मैंने क्या लिख दिया शायद, हाँ एक बार इसको वापस लिख रही हूँ। चलिए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो ये इम्पार्ट करेगा कौन सा पिगमेंट, पिगमेंट कौन सा होगा इसका, क्लोरोफिल, इसका पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। कलर, कलर, कलर कौन सा होगा इसका, ग्रीन। ठीक है, कलर कौन सा होगा इसका, ग्रीन कलर का दिखेगा, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का दिखता है, और ये अट्रैक्ट करता है या एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, एब्जॉर्ब
sunlight during photosynthesis. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम जब हम बोलते हैं कि हम लाइन के ऊपर लिखते हैं कि CO2 H2 इज कन्वर्टेड इनटू, है ना, ऑक्सीजन एनर्जी C6H12O6 प्लस वाटर, इसके ऊपर हम एक लिखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है? आपका क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं, दो पिगमेंट्स रिलीज करता है ये करता है ज़ैंथोफिल एंड केराटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स एंड केराटिनॉइड्स। और ये कलर इंपार्ट करता है, इसी से लिख देते हैं, कलर इंपार्ट करेगा ये कौन सा? ये दो तरीके के तो पिगमेंट्स है बेटा जी, ठीक है, ये पिगमेंट चल रहा है ना, तो दो तरीके के पिगमेंट है। कलर कौन सा इंपार्ट करेगा? ये रेड कलर इंपार्ट करता है एंड येलो कलर इंपार्ट करता है। कई बार थोड़ा सा ब्राउनिश कलर, क्योंकि डार्क हो जाता है तो ब्राउनिश कलर इंपार्ट करता है। मतलब पत्ती एक, तुम ऐसे समझो लीफ की अगर मैं साइकिल देखूं, तो एक जब लीफ बनती है तो उसके वो बड़ी हरी भरी रहती है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल एक्स्ट्रा रहता है, इम्पार्टेड, पूरा एम्बेडेड रहता है। ऐसा बात नहीं है कि मैडम क्रोमोप्लास्ट क्या उस टाइम नहीं होते हैं, पर एक लेवल होता है ना सिक्रीशन का, तो उस टाइम पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो हाईली सिक्रीटेड रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट आता है, फिर क्रोमोप्लास्ट में ज़ैंथोफिल आता है, केराटिनॉइड्स आता है, ये सिक्रीट होता है। इसके कारण धीरे धीरे जब पत्ता गिरने को होता है ना, जब मुरझाने लगता है, तो थोड़ा डार्क रेडिश कलर का दिखता है, ब्राउनिश कलर का दिखता है, येलोइश कलर का दिखता है, और फिर वो झड़ जाता है, क्योंकि वो एजिंग के साथ साथ ये पिगमेंटेशन यानी क्रोमोप्लास्ट उसमें एक्सीड होता है, ठीक है। तो ये चीज, ये फर्क है। अब प्रेजेंट तो तीनों ही रहते हैं, पर दिखता ये है। इसका फंक्शन अगर क्रोमोप्लास्ट का बताऊं तो कलर इंपार्ट करना है, और कोई अलग फंक्शन है नहीं इसका, ठीक है। थर्ड बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता। अरे, नो पिगमेंट, या हम बोल सकते हैं नो कलर। ये कोई कलर नहीं एमिट कर, ये कोई कलर नहीं एक्सप्रेस करता, ठीक है। इसका मेनली फंक्शन आ जाता है स्टोरेज में। ये मेनली फंक्शन कर देता है कि भाई अब जब कलर इम्पार्ट नहीं कर रहा तो अब कुछ तो करूंगा धरती पे आया हुआ, तो क्या कर देता है, ये स्टोरेज कर लेता है कि चल ठीक है स्टोरेज कर लूंगा, ठीक है। ये दोनों बोल रहे हैं कि यार हम दोनों तो प्लास्टिड है, हम दोनों तो कलर ही इंपार्ट करेंगे, कलर इंपार्ट करो भाई, हमने क्या मना किया। इसने एक एडिशनल फंक्शन लिया कि भाई मैं तो सनलाइट भी एब्जॉर्ब कर लूंगा फोटोसिंथेसिस वाले टाइम, ठीक है भाई, तो वो भी कर ले, हमने ये भी मना नहीं किया। ये बोलता है कि यार मेरे पास देखो कलर तो है नहीं, हूं तो मैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मतलब कि ब्लैंक, व्हाइट, व्हाइट हम बोलते हैं कलरलेस को, यूजुअली तुम साइंस में सुनोगे व्हाइट बोला जाता है, ठीक है। तो हूँ है तो ये व्हाइट, हूँ तो मैं व्हाइट, पर तब भी मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा। कैसे कैसे काम आएगा भाई तू हमारे? मैं तुम्हारे लिए स्टोरेज प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आई विल प्रोवाइड स्टोरेज फॉर यू। तो ये हमारे पास एक चार्ट आता है प्लास्टिड्स का। याद करने का तरीका, इस चार्ट से करोगे आसानी से याद हो जाएगा, लिख लिख के याद करो, आराम से याद होएगा, क्यों नहीं होएगा, जरूर होएगा, ठीक है। चलिए क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। यहाँ लिखा ही है ग्रीन कलर का है भाई, और कोई इसमें अलग बात है ही नहीं, ग्रीन कलर का प्लास्टिड है ये। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, यानी इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स हमको देखने को मिलता है। इसके अंदर हमको मिलेगा ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स, जिसमें हमको डिफरेंट कलर्स डिफरेंट कलर्स आर सीन। अलग अलग टाइप्स के कलर्स, अलग अलग कलर्स, अलग अलग कलर, जैसे कि
रेड जैसे कि येलो, जो प्लांट में ही होते हैं पर ऑब्वियसली ग्रीन नहीं है, ग्रीन के अलावा, ठीक है। थर्ड आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्टिड, इसका कोई कलर ही नहीं है बेचारे का, बस प्लास्टिड नाम दे दिया, फिर ये नाम ही क्यों दिया, फिर ये ऐसे जीवन में यही सोचता होगा, ठीक है। चलो अब बात करेंगे क्लोरोफिल की, क्लोरोप्लास्ट की, सॉरी, इसको हम नीचे बना देते हैं ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसका अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया, दिस वाज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट ही है। प्लास्टिड में आपके जो एनसीईआरटी के अंदर स्ट्रक्चर गिवन है वो क्लोरोप्लास्ट का ही गिवन है, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट का नहीं गिवन, तो आप लोग उसको याद ना रखें। Majority of the chloroplasts are of green or of green plants found in the mesophyll cells of the leaf. Leaf की बेटा हम ये एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मेसोफिल लीव्स होती है, मेसोफिल पार्ट होता है लीफ में, वहां पे मेजरली प्रेजेंट रहता है ग्रीन प्लांट। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है ये, सेमी ऑटोनोमस यानी आधा अधूरा खुद का काम खुद कर सकती है, बताया था मैंने। एंडोसिम्बायंट थ्योरी के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। नेक्स्ट, ईच यूकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, क्या क्या आ जाता है, पहला मेम्ब्रेन, देखो 2 मेम्ब्रेन का सिस्टम है, यही स्ट्रक्चर मैंने भी बनाया है ना, तो दीज आर 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर एंड इनर। outer and inner membrane, each membrane is made of lipoprotein, lipoprotein अब समझ गए, लिपिड और प्रोटीन, लिपोप्रोटीन याद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपोप्रोटीनेशियस थी, लिपिड और प्रोटीन आपका लिपोप्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट करता है बेटा जी, ठीक है। चलो अगला, ग्राना एंड थैलेकॉइड्स की बात करते हैं, क्या चीज है ग्राना और थैलेकॉइड, दीज आर अरेंज्ड इन द सीरीज and connected to each other by the flat membrane called stroma lemma। ये हमने मार्क किया है क्या एक बार, let me check if I had marked stroma lemma, ओ नहीं किया, लो इधर आओ, इसीलिए मैं नोट पढ़ा देती हूँ कुछ अगर रह जाए तो। देखो ये मैंने ना कुछ कुछ जगह पे ये तो या तो ग्राना अकेला रहेगा, ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि 2 ग्रानास ना आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जब 2 ग्रानास आपस में कनेक्टेड रहते हैं तो ये जो एक कनेक्शन है ना, ये एक ब्रिज है, इस ब्रिज को हम कहते हैं, इस कनेक्शन को हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमा। स्ट्रोमा लेमेला और स्ट्रोमा लेमा, ठीक है, ये कनेक्शन है कि भाई 2 ग्राना है, उन ग्रानास को भी आपस में अगर मैं ज्वाइन करवा दूं, कंजॉइन करवा दूं, तो मेरे पास बन जाता है स्ट्रोमा लेमा, MMAE ही लिख देते हैं, हाँ लेमिला तो लेमा ही लिख देते हैं इसको। अरे स्ट्रोमा लेमा, चले आगे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ओके। स्ट्रोमा लेमा जो 2 कनेक्ट करेगी किसको, ग्राना, 2 ग्रानास है, उन दोनों ग्रानास को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज बनाया गया है, उस ब्रिज को हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमा, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, ईच ग्रानम कंसिस्ट ऑफ, ईच ग्राना कंसिस्ट ऑफ 2 to 10 कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम कहते हैं थाइलेकॉइड्स। 2 से 3 हर ग्राना के अंदर 2 से 100 कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, थाइलेकॉइड्स। थाइलेकॉइड्स लाइट रिएक्शन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, साइट ही यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राना आर द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड फोटोसिंथेसिस, एंड स्ट्रोमा यानी थैलेकॉइड्स जो है वो साइट है फोटोसिंथेसिस की, लाइट रिएक्शन की, और स्ट्रोमा पार्ट जो है वो है डार्क रिएक्शन का। इसको भी हम हमारे डायग्राम में मेंशन कर देते हैं ताकि यहाँ पे भी आप लोगों को याद रहे। थैलेकॉइड या ग्राना, ग्राना के साथ लिख लो
ग्राना को भी बोल सकते हैं, थैलेकोइड को भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है बेटा जी। थैलेकोइड का ही एक कंप्लीट वो है, टिक 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 स्टैक ऑफ थैलेकोइड, ठीक है। तो हो इसी में रहा है, थैलेकोइड बोल लो चाहे ग्राना बोल लो, इट इज साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे हम लोग। साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। और अगर मैं स्ट्रोमा की बात करूं, तो ये है साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है। स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, थैलेकोइड और ग्राना आर द स्ट्रक्चर, द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट, स्ट्रोमा ग्राउंड मैट्रिक्स आ गया है। इट इज वाटरी, ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटीनेशियस। पहले तो क्वालिटीज देखो कि कैसा है, वाटरी है, ऑब्वियसली फ्लूइड है, ट्रांसपेरेंट है और प्रोटीन कंपाउंडेड है। इट आल्सो कंटेन्स सम सॉर्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर एंड राइबोसोम्स। हमने मार्क किया है, डायग्राम को भी आप रेफर कर सकते हो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर है, 70s राइबोसोम स्ट्रोमा के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड साइट फॉर डार्क रिएक्शन। अभी हम लिख ही चुके हैं कि ये साइट प्रोवाइड करेगा डार्क रिएक्शन के लिए, जबकि ये साइट प्रोवाइड करेगा लाइट रिएक्शन के लिए। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं मार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को मिल जाएगा वो, ठीक है। टेलीग्राम पे आप लोगों को ये सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो एक बार डू चेक दिस। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखिए, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, लाइट और डार्क रिएक्शन। ये हमारा एटीपी सिंथेसाइज करता है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया या मैं कह सकती हूँ कि एनर्जी फॉर्मेशन में भी काम है, ये तो एटीपी है। एटीपी तो अपना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी, लाइट डार्क रिएक्शन में भी एनर्जी रिक्वायरमेंट तो है ही, तो ये सब चीजें वहां हम पढ़ेंगे। चलो क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलर ले लेते हैं अपन, रेड ऑरेंज कुछ तो दे दो, हल्का ऑरेंज बनाने की कोशिश की है मैंने। कलर्ड प्लास्टिड, सबसे पहला इट इज कलर्ड प्लास्टिड, कलरफुल प्लास्टिड है। दे कंटेन फैट सॉल्यूबल पिगमेंट्स, दे आर येलो, ऑरेंज और रेड कलर के पिगमेंट हो सकते हैं। मेनली कैरोटेनॉइड्स और कैरोटीन, जेंथोफिल अदर आर प्रेजेंट। मतलब ये तो कलर बता रहा है कि रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर बोला सिर्फ ग्रीन ही हो सकता है, यहाँ हमको थोड़ी बहुत वेराइटी मिल गई, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा वेराइटी मिल गई, पर इसके अंदर जो पिगमेंट रहते हैं वो है अपने जेंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स, ठीक। तो कैरोटीन, कैरोटेनॉइड्स आपके पिगमेंट रहेंगे और येलो, ऑरेंज, रेड कलर ये इंपार्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस, कलरलेस यानी कि भाई इसके अंदर तो कलर है ही, इट्स नॉट कलरफुल, कलरलेस प्लास्टिड है। तुमको एक ट्रिक बताऊं, अगर प्लास्टिड्स को याद करना है तो उसको जब भी तुम लोग मार्क करो तो उसको एक ग्रीन कलर का पेन लो, एक व्हाइट कलर का, व्हाइट तो खैर नहीं ले पाओगे, मतलब एक ग्रीन कलर का पेन लो, एक है ना रेडिश कलर का पेन, रेड या ऑरेंज जो भी तुमको मिल जाए, येलो, वो पेन ले लो। तो तुम जहां जहां तुमको जेंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स, क्रोमोप्लास्ट का प्रेजेंस दिख रहा है वहां उसको मार्क कर दो। जहां जहां तुमको ग्रीन कलर का प्रेजेंस दिख रहा है वहां तुम ग्रीन कलर से क्लोरोप्लास्ट को मार्क कर दो, और जहां तुमको कुछ नहीं दिख रहा, पेंसिल लो, मार्क इट, ठीक है। तो पेंसिल से मार्क कर दो ल्यूकोप्लास्ट को। तो ऐसा बना लो 3-4, 1-2 पेन। स्फेरिकल हो सकता है, ओवल, रॉड शेप, फिलामेंटस, ये अगेन प्लास्टिड की ही क्वालिटीज है। एंड दी स्टोर न्यूट्रिएंट्स, इसका ये है मेन फंक्शन। कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, याद हमको रह जाता है क्लोरो और क्रोमो। क्रोमा कलर देता है भाई, कोई ना कोई कलर ही देगा। क्लोरोप्लास्ट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का ही पिगमेंट होगा, तो ये हमको दिक्कत नहीं देता। हमको दिक्कत कौन देगा? ल्यूको। ये क्या था ये भूल गए, अब भूल गए तो दिक्कत। तो ल्यूकोप्लास्ट
हमारा न्यूट्रिएंट स्टोर कर देता है कि भाई कलर वलर तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है, मेरे में खुद भी कुछ कलर नहीं है, तो मैं तुम्हारा स्टोरेज कर दूंगा, इतनी मदद मैं तुम्हारी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कर देता है आपके न्यूट्रिएंट्स को स्टोर। चलो, तो आप कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, भाई अब अगर न्यूट्रिएंट ही तुम स्टोर कर रहे हो तो तुम्हारा नाम भी बताओ कि कौन से न्यूट्रिएंट स्टोर कर रहे हो। सबसे पहले इसके अंदर मेरे पास कैटेगरी क्या आती है, एमाइलोप्लास्ट। डिफरेंट टाइप्स के ये बेटा कौन है, ल्यूकोप्लास्ट्स हैं, प्लास्टिड्स नहीं बोल रही। पहले मैंने बोला था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, जिसमें हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब मैं बोल रही हूँ ल्यूकोप्लास्ट में ही डिफरेंट टाइप्स, कि भाई अब वो स्टोर अगर कर रहा है तो क्या क्या स्टोर कर रहा है, या तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा, फैट स्टोर करेगा, प्रोटीन स्टोर करेगा, यही सब चीजें तो करेगा, और क्या करेगा, ठीक है। तो अगर वो स्टार्च यानी अमाइलोज हमारा जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये माउथ के अंदर प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज, नाम मैं याद नहीं आता, सलाइवरी अमाइलेज जो होता है हमारा, तो सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो अमाइलेज मतलब स्टार्च का ब्रेक डाउन करना है इसने, ठीक है। ये अगर ब्रेक डाउन करेगा तो ये स्टार्च का ब्रेक डाउन करेगा। तो अमाइलोप्लास्ट, अमाइलो वर्ड आ रहा है आगे, अमाइलो मतलब कहीं ना कहीं ये स्टार्च को स्टोर करेगा। ऐसा प्लास्टिड जो कि अमाइलो को स्टोर करेगा, अमाइलो इज योर स्टार्च, तो ऐसा प्लास्टिड जो स्टार्च को स्टोर करे। सेकेंड, एल्यूरोप्लास्ट, ऐसा प्लास्टिड जो प्रोटीन को स्टोर करे, ऐसा प्लास्टिड जो प्रोटीन को स्टोर करे। और थर्ड इज योर एलियोप्लास्ट, ऐसा प्लास्टिड जो ऑयल और फैट को स्टोर कर सके, ऐसा प्लास्टिड जो ऑयल और फैट्स को स्टोर कर सके। यही तीन चीजें हैं मेन, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, यही तो चीजें हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनको हमने स्टोर करवाना है प्लांट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्टार्च, एग्जांपल आ गया पोटैटो। प्रोटीन का एग्जांपल आ गया आपके पास पल्सेस। थर्ड आ गया आपके पास ऑयल, फैट, ग्राउंडनट, मस्टर्ड जो होते हैं ना, ऑयल प्लांट, ऑयल सीड्स, इनके सीड जो होता है उनमें भी ऑयल होता है, तो ऑयल सीड्स कहते हैं हम इनको, वो। तो ये सब ल्यूकोप्लास्ट के कारण है। चलिए अब बात करते हैं हम राइबोसोम की। राइबोसोम का क्या कंटेंट आता है, देखो सबसे पहले इसका डिस्कवरी कितनी ही बार पूछ लिया गया है, तो डिस्कवरी हम याद रखेंगे, डिस्कवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिस्कवरी इसकी बहुत ज्यादा पूछी जाती है राइबोसोम की, ठीक है। राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेड ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था इन 1953 इन एनिमल सेल। और राइबोसोम के बारे में ये है कि भाई राइबोसोम अब काम क्या करेगा, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री है, ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करेगा, सिंपल चीज है और कुछ भी अलग नहीं है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स, इसके बाहर कोई एक्स्ट्रा एडिशनल मेम्ब्रेन नहीं है, जहां तक अभी हम पढ़ते आ रहे हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये वैसा नहीं है, ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है इसका। नेक्स्ट आ जाता है ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट ऑफ अनइक्वल साइज, द लार्जर डोम शेप एंड द स्मॉलर ओवल शेप। 2 सब यूनिट कंप्राइज करेगा बेटा जी, एक लार्जर यूनिट, एक स्मॉलर यूनिट। लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है, ये दोनों जब आपस में जुड़ जाएंगी तो ये हमारा बनाएगा एक राइबोसोम। ठीक है, ये हमारा बना देगा एक राइबोसोम। चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये देखो दिख रहा है, विजिबल है ये ना, चलिए अब यहां अगर तुम देखोगे कि 50s इज योर लार्जर सब यूनिट, ये लार्जर डोम है और ये स्मॉलर डोम है, स्मॉलर यूनिट 30s है और 50s है। अगर मैं, अरे कई बच्चों का सवाल आता है, अगर मैं 30 और 50 को प्लस करती हूँ तो मैम 80 बनता है, इतनी मैथ्स तो आती है, ठीक है। हाँ, हालांकि मैथ से डर लगता था इसीलिए बायो में आए, पर इतनी तो आती है कि अगर मैं 50 और 30 प्लस करती हूँ तो मेरे पास 80 तो बनेगा, इतना तो कंफर्म है कि 80 तो होगा। आपने क्यों 70 लिखा, वाई 70, वाई 70? देखो होता क्या है कि इसकी जो प्रेजेंस है ना,
40 और 30 या 50 और 30, सॉरी 50 और 30, या अगर मैं इसमें भी देखूं तो देखो 60 और 40। अब 60 और 40 100 होता है, पर यहाँ मैंने सिर्फ 80 लिखा है। ऐसा क्यों? 80s राइबोसोम्स में लार्जर सब यूनिट होती है 60 और स्मॉलर होती है 40। इसका कॉन्सेप्ट ऐसे समझना कि है ना, जैसे आधा सब यूनिट, मेरे पास एक पेन नहीं है, नहीं तो मैं तुमको उस पेन से समझा देती। देखो होगा क्या कि जैसे लेट्स से कि तुम्हारे पास कोई भी इसी को लेंगे क्या, इसी को ले लेते हैं। तुम्हारे पास अगर कोई पेन है, ठीक है, उस पेन के ऊपर कैप है, ठीक। अब तुमने क्या किया, उस पेन की लेंथ लेट्स से कि कितना मीटर है, 50, ठीक है, पेन की लेंथ है 50। तुमने उसके ऊपर कैप जब लगाया तो आधा पेन उसके अंदर भी गया है, ठीक है, वो कैप के अंदर भी आधा पेन गया है, तो इसका मतलब उसकी लेंथ तो कम नहीं हुई, ठीक। पेन तो अभी भी 50 का ही रहेगा, पेन तो अभी भी उसकी लेंथ तो 50 ही रहेगी, पर आधा हिस्सा जो उस कैप के अंदर, लेट्स से कैप जो है वो मेजर कर रही है 30, ठीक है, कैट मेजर कर रही है 30, तो मैं अगर उसको एकदम ऊपर रखूंगी तब तो ठीक है, तब तो भाई 50 और 30 प्लस होके 80 हो जाएंगे, क्योंकि लेंथ भी इंक्रीज हो रही है पेन की, ठीक है। अब अगर मैं बात कर देती हूँ इसको एम्बेडेड, भाई कैप में जब लगाऊंगी तो ऐसे लगाऊंगी ना, एम्बेडेड लगाऊंगी ना, ताकि वो फिट भी तो आए। तो फिट होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये लेंथ तो सेम है, ये तो अभी भी 50 ही है, ठीक है, लार्जर सब यूनिट पेन की लेंथ तो अभी भी 50 ही है, और कैप की लेंथ कितनी है, 30 है, तो वो उसके ऊपर ऐसा फिट बैठा कि वो जो 10% था वो कैप के अंदर चला गया, ठीक है। तो ये लार्जर सब यूनिट जो होती है ये होती है 50s, स्मॉलर सब यूनिट है 30, पर 50 वाला जो आधा हिस्सा है वो 30 से छुप जाता है, इसीलिए हमको जो दिखता है दैट इज 70s ओनली, इसीलिए हमको 70s नजर आ रहा है, क्योंकि आधा हिस्सा जो है वो ऑलरेडी कवर्ड है, वो हमको क्यों नजर आएगा, पर उसके चक्कर में हम ये थोड़ा ना बोल देंगे कि इसी की साइज कम है। समझना बात को, मैंने 50s का पेन लिया था, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने जो कैप लगाया है वो मैंने 30 का कैप लगाया है। अगर मैं उसको सुपरफिशियली रख दूंगी, ऐसे सुपरफिशियली अगर मैं उसको रख दूंगी तब तो 80 हो जाएगा, पर अगर मैं इसको बोलूंगी कि एम्बेडेड है, अंदर इस तरीके से बंद है पेन, तो एम्बेडेड अगर होगा तो 50 प्लस 30 जो होगा, आधा हिस्सा पेन का उस ढक्कन में भी तो गया, ठीक है, उस कैप के अंदर भी तो गया है आधा हिस्सा, तो इसीलिए वो चीज क्या, पूरा यूनिट क्या हो जाएगा आपका 70s। सेम गोज विथ यूकैरियोटिक सेल। पूरा पेन जो है लार्जर सब यूनिट को अगर देखें तो पूरा पेन कितना है आपका 60s का, इसके ऊपर जब कैप लगेगी तो वो होगा 40s का, पर जब मैंने कैप फिट कर दिया, जैसे ही मैंने कैप फिट कर दिया तो आधा हिस्सा कैप के अंदर भी तो गया है, तो जो हिस्सा कैप के अंदर गया है तो क्या तुम उसको लेंथ से हटा दोगे कि ये था ही नहीं, आधा हिस्सा उसके अंदर गया तो तुमने हटा ही दिया कि ये यूनिट में ही नहीं था, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो हिस्सा उसके अंदर गया है एम्बेडेड है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं 80s। अगर मैं उसको सुपरफिशियली अटैच कर देती, अगर मैं उसको सिर्फ ऐसे ऊपर के ऊपर अटैच कर देती, मैं उसको कैप लगाती नहीं, सिर्फ ऊपर की तरफ रख देती, तब क्या हो जाता, ये 100 हो जाता, अब तो प्लस हो गया, ठीक है। अगर मैंने उसको लगा दिया तो आधा हिस्सा उसके अंदर चला गया, इसलिए मैं इसको क्या बोल रही हूं, 80s, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट काफी बच्चों का क्लियर नहीं हो पाता, और वो यही कंफ्यूजन में अपना पूरा जीवन बिता देते कि यार ये 70 कैसे था और ये 80 कैसे था, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट राइबोसोम्स के पॉइंट्स की, तो सबसे पहला आता है मेरे पास 70s राइबोसोम। 70s राइबोसोम यानी 70s राइबोसोम यानी इसको जब मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के अंदर वो मशीन में घुमाया तो सेडिमेंट्री कोफिशिएंट एक ऐसी रेट पे आके ये सेडिमेंट हो गया, ये फ्रॉथ बन गया, ये रुक गया, ठीक है। जहां पे ये रुक गया वही हमने नाम दे दिया इसका सेडिमेंट्री कोफिशिएंट है, जहां ये रुका वहीं हमने उसका नामकरण कर दिया। तो ये आके रुका, दिस कंसिस्ट ऑफ 50 एंड 30 सब यूनिट एंड दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। जब प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स निकाले, प्रोकैरियोटिक प्लस क्लोरोप्लास्ट प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, अब समझ में आया नाम क्यों आ रहे हैं, अब समझ में आया, क्योंकि ये भी पहले बेचारे प्रोकैरियोटिक ही हुआ करते थे, इंडिपेंडेंस की जीवन जिया करते थे, फिर इनके जीवन में आ गया यूकैरियोट, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये तीनों की तीनों यूनिट्स के पास
70s राइबोसोम पाया जाता है। अब 70s राइबोसोम है, यानी कि जब हमने सेंट्रीफ्यूज करवाया है तो वो कहाँ आके रुक गया, ये सेंट्रीफ्यूगेशन, अरे ये सेंट्रीफ्यूगेशन, इसके बीच में जैसे ही ये गोल 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 घूमेगा ये एक जगह आके रुक जाएगा, और वो जो जगह जहां ये आके रुक गया ये हमारा है 70s। कई यहां आके रुकेंगे तो वो हो जाएगा 80s। ठीक है, 100s, 10s, 50s, 50s मतलब आधी सब यूनिट नीचे आके रुकी, 50s, 30s। तो ये जहां जहां रुके हैं ना सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस में, वहां उनको सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, सेडिमेंट्री रेट बोल दिया जाता है, या सेडवर्क्स कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है आपके पास 80s राइबोसोम्स। 80s राइबोसोम की मैं बात करूं तो इट कंसिस्ट ऑफ लार्जर 60 और स्मॉलर यूनिट आ जाती है 40। 60 और 40 समझ में आया ना कॉन्सेप्ट, 60 40s, 40s एम्बेडेड है तो इसीलिए वो 100s बनाएगा। ठीक है, चलिए फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स देखते हैं। सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कि ये करता है सिंथेसाइज प्रोटीन का। प्रोटीन फैक्ट्री, नाम ही हमने इसको ये दिया है कि प्रोटीन फैक्ट्री अगर ये है तो ये सिंथेसाइज करेगा आपका अपना प्रोटीन। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इट सिंथेसाइज द एंजाइमेटिक प्रोटीन एज वेल एज द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। काम ही बेटा प्रोटीन है, और ये क्या है, एक मैं इसका एक खास बात ये बताऊं कि ऑर्गेनेल विद एन ऑर्गेनेल है। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज वन ऑर्गेनेल, दैट इज ऑर्गेनेल विद एन ऑर्गेनेल। कहीं लिख लेते हैं हम, कहाँ लिखें, यहीं लिखवा देती हूँ ताकि इंपॉर्टेंट याद रह जाएगा। इट इज ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, यानी कि अगर तुम याद करते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ने वाले पार्ट पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन ऑर्गेनल, ठीक है, वो भी एक ऑर्गेनल है, पर उसके सिस्टर्ने वाले पार्ट पे तुमको मिलेगा राइबोसोम का प्रेजेंस। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनल के ऊपर एक और ऑर्गेनल है, राइबोसोम एक ऑर्गेनल है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनल है, उसके ऊपर अपने आप का एक ऑर्गेनल इसने थोपा कि ये ले एक और, मतलब वो अकेला तो एग्जिस्ट करता ही है, वो उसके साथ भी एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, कि ऑर्गेनल के ऊपर तो एक है ही एक्स्ट्रा, प्लस उसके साथ साथ क्या चीज है कि ये अकेला भी है, ये उसके साथ भी है, दोनों है। ये साइटोप्लाज्म में तुमको अकेला भी मिल जाएगा और ये उसके साथ भी मिलेगा। ठीक है, क्लियर रही यहां तक बात? आज न्यूक्लियस तो नहीं हो पाएगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। चलो ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने जितना डिस्कस किया है, सबसे पहले तो एंडोसोमा एंड थ्योरी करी है, माइटोकॉन्ड्रिया किया है, क्लोरोप्लास्ट किया है, स्ट्रक्चर देखा हमने क्लोरोप्लास्ट का, आ जाता है स्ट्रक्चर, प्रैक्टिस कर लेना स्ट्रक्चर की आराम से, और प्लास्टिड के डिफरेंट टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट के डिफरेंट टाइप्स, अगेन क्वेश्चन उठता है वहां से, राइबोसोम्स के बारे में, इन सभी चीजों को आप लोग आराम से पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, आज का टाइम मैं आप लोगों को दे रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस और सेंट्रियोल सेंट्रोसोम्स। क्लियर है? चलो, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।